हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वोंगलिंग ने यहाँ पर आकर मिस्टर जाओ जिंग मीन के दिए हुए टेक्निक को सीख लिया था। दूसरी तरफ अल्साई भी अपने बर्थडे के मौके पर अपने डिसाइपल्स को लेक्चर देते हुए उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा, जिस दौरान वोंगलिंग उनसे सवाल करते हुए कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में जानना चाहता। साथ ही साथ वोंगलिंग ने यह भी सवाल किया था कि क्या सच में कल्टीवेशन के 3 स्टेप हैं, जिस पर अल्सर ने हाँ जवाब दिया, क्योंकि वो पास्ट में एक ऐसे इंसान को देख चुका था जो कि कल्टीवेशन के तीसरे स्टेप में एंटर हो चुका था। इसके बाद अल्सर बारी बारी करके बाकी के डिसाइपल के भी सवाल का जवाब दे रहा। तभी अचानक से वहाँ पर कल्टेशन अलायंस का मैनेजर पास संसो आ जाता है, जो कि अल्सर को गिफ्ट के तौर पर एक इमोर्टल स्वॉर्ड ऑफर कर रहा था और अल्सर से वो इमोर्टल स्वॉर्ड येलो डिवीज के कुनपिंग जी को दे दी थी। इसके बाद अल्सर से फाइट करने के लिए वहाँ पर लिंग टियान हाउ भी अपने डिसाइपल को लेकर आ चुका था, मगर अल्सर आसानी के साथ उसके डिसाइपल को वहाँ से गायब कर देता है, जिसकी वजह से हारकर मास्टर लिंग टियान हाउ को वहाँ से जाना पड़ता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्सर सब लोगों के सामने कह रहा था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेवली फेथ सेट के 7 चिल्ड्रंस में से अभी भी 2 पोजीशन खाली हैं, जिनमें से एक पोजीशन तो येलो डिवीजन की थी और दूसरी पर्पल डिवीजन की। अल्सर चाहता था कि आज के दिन वो दोनों पोजीशन को भी फिल कर दे, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डिवीजन के जितने भी कैंडिडेट थे वो फौरन खड़े हो जाते हैं। ये सब देखते हुए वोंगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि वैसे तो हेवली फेथ साइड में काफी ज्यादा प्योर एनर्जी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर कोई भी डिसाइपल क्यों अल्सर में आगे या फिर उसके बराबर तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ वो यह भी सोच रहा था कि तभी अचानक हमें येलो डिवीजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो बारी बारी करके एक एक कोर डिसाइपल हार मानते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं विड्रॉ करती हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी के लिए काफी ज्यादा कम है। इस तरह वह एक एक करके डिसाइपल अपनी जगह से बैठ गए थे, जो देखकर सब लोग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जबकि कुनपिंग सी तो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। इवन एल्डर ब्रदर्स ने भी कहा था कि वो यह पोजीशन मुझे लेने देगा। हालांकि वोंगलिन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट का टाइटल काफी बड़ा है। इस टाइटल को हासिल करने के बाद आपको कई सारे मैजिकल ट्रेजर और टेक्निक्स मिल सकते हैं। आखिर कोई भी कोर डिसाइपल इतनी आसानी के साथ हार कैसे मान सकता है? वोंगलिन को यह बातें समझ नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अल्सर वहाँ पर कुनपिंग जी के सीनियर ब्रदर्स से भी सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है। इस पर वो सीनियर ब्रदर्स जवाब देते हुए कहता है कि कुनपिंग जी ने इस बार काफी मेहनत की है, उसने कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ इम्प्रूव की और आपने उसे इनाम के तौर पर इमोर्टल स्वॉर्ड भी दे दिया। इसलिए मुझे लगता है कि चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट की पोजीशन कुनपिंग जी को ही मिलनी चाहिए, वो यह डिजर्व करता है, इसलिए मैं भी हार मानता हूँ। यहाँ सीनियर ब्रदर्स के हार मानने के बाद अल्सर सब लोगों के सामने कहता है तो ठीक है, फैसला हो गया कुनपिंग, अब से तुम हमारे 6th चाइल्ड ऑफ हेवली फेथ सेंट हो, जो कि सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि हेवली फेथ सेंट की 2 डिसाइपल की एक पोजीशन है। और अगर तुमने 1000 ईयर तक इस पोजीशन को अपने पास होल्ड करके रखा तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक लो ग्रेड सेलेस्टियल गॉड के टेक्निक सिखाऊंगा। जो सुनकर तो कुनपिंग जी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। येलो डिवीजन के जितने भी सीनियर डिसाइपल हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिन यह सोच रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और येलो डिवीजन के जितने भी सीनियर डिसाइपल हैं उनमें से किसी ने भी इस टाइटल के लिए फाइट क्यों नहीं किया। उल्टा वो सब लोग काफी ज्यादा डरे और घबराए क्यों लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट के पीछे कोई बड़ी मिस्ट्री है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्सर भी अब यहाँ पर्पल डिवीजन की तरफ देखने लगा था और वो कहता है कि 7 चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट की बारी है, जिसके लिए 3 कैंडिडेट थे। एक था वोंगलिन, दूसरा मिस जाओ जिंगमिन और तीसरा था वाईबी। यहाँ वाईबी तो सबसे पहले हार मान लेता है क्योंकि उसकी मेडेरियन स्टेबल नहीं थी। जब बारी आती है मिस जाओ जिंगमिन की तो वो वोंगलिन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगी, वरना तुम्हारे लिए तो चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट पोजीशन हासिल करना काफी आसान हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ये कहते ही वो फौरन एरिना की तरफ चली गई थी। पीछे की तरफ वोंगलिन बचा था, जो कि हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि पहले तो कभी भी सिस्टर जाओ सिंह ने इस पोजीशन के लिए लड़ने का फैसला नहीं किया। कहीं वो इसलिए तो नहीं कर रही है कि उन्हें अंदाज हो गया है कि मुझे इस चाइल्ड ऑफ फैमिली फेथ सेंट की पोजीशन पर डाउट है। मगर फिर भी वोंगलिन यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। वोंगलिन को यहाँ पर विड्रॉ करता हुआ देख अल्सर ऊंची आवाज में कहता है कि आखिर तुम इतनी आसानी के साथ हार कैसे मान सकते हो। इस पर वोंगलिन जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि 4th
सिस्टर की कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हाई है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। मगर आल्सर को वांगलिन की बातों पर भरोसा नहीं था और यह बात उसे थोड़ा हैरान कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोंगलिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिरकार आल्सर इतनी ज्यादा आसानी के साथ मेरी मेमोरी को कैसे देख सकते हैं। मगर अच्छी बात यह थी कि आल्सर जाकर भी उसकी एशिएंट गॉड मेमोरी को नहीं डिटेक्ट कर सकता। मगर आल्सर को जितना समझ आ चुका था कि वो वांगलिन से कहता है कि मेरे कुछ डिसाइपल की कमजोरी की वजह से तुम्हारे दिल में कंफ्यूजन आ चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ। अगर आधे घंटे तक सोचने के बावजूद भी तुमने हार मानने का फैसला लिया तो फिर मैं तुम्हें असिस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर बाकी के डिसाइपल तो यह सब देखते हुए अपने मन में ही यही बात कह रहे थे कि आल्सर इस लड़के को सुनाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि जो भी डिसाइपल हार मानना चाहता है कभी भी कंफर्ट नहीं करते। जबकि कुनपिंग जी का सीनियर ब्रदर भी यहाँ यह सब देखकर अपने मन में कह रहा था कि मास्टर ने सनी के बाद यह दूसरा इंसान है जिसे कंफर्ट किया है और उसे सोचने का मौका दिया है। इस वक्त वांगलिन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर बन गया था। वो अपने मन में कह रहा था कि मैं एल्साई के खिलाफ इस तरह से नहीं जा सकता। मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके इस फाइट को लड़ना ही होगा, फिर चाहे टाइटल के पीछे कोई मिस्ट्री हो या नहीं हो, उस प्रॉब्लम को मैं बाद में देख लूंगा। यह सब सोचते हुए वांगलिन आखिरकार एग्री हो गया था और वो फौरन जंप करते हुए एरिन में आ गया था, जो देखकर एल्सर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन एरिना को चारों तरफ से एनर्जी से कवर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जाओ सीजिंग वांगलिन से कह रही थी कि वांगलिन चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ वैसे भी काफी अरसे से फाइट नहीं की हूँ। अब इसके बाद सीनियर सिस्टर जाओजिंग ने फिर से अपनी डेमन शैडो डाउ टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ ही साथ वांगलिन से कह रही थी कि कुछ अरसे पहले तुमने एक्सटेंशन फिगर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो टेक्निक कोई सिलेक्टिवल लेवल टेक्निक तो नहीं थी, लेकिन वो उससे कुछ मिलता जुलता था। इसलिए यहाँ पर सिस्टर जाओजिंग को टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई थी और इस वांगलिन से यही कह रही थी कि अगर तुमने मेरी डेमन शैडो टेक्निक को रोकना है तो तुम्हें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, जो बात सही भी थी और वांगलिन को भी इससे कोई एतराज नहीं था। तो सिस्टर जाओजिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वांगलिन ने एक्सटेंशन फिगर टेक्निक का इस्तेमाल कर ही दिया था, जिसके बाद वो आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने पास में एक पुल जैसे दिखने वाले पल बाहर निकाल लिए थे, जिस पल के अंदर वो वांगलिन को उसी एक्सटेंशन फिगर मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करना चाहती थी, क्योंकि सिस्टर जाओजिंग के पास यह एबिलिटी है कि वो किसी के भी मैजिकल ओरा का इस्तेमाल करते हुए उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सीटिन ने वांगलिन पर भरोसा करते हुए उसे एक टेक्निक दी थी। सिस्टर जाओजिंग तो वांगलिन से कह रही थी कि मुझे बस सिर्फ तुम्हारे थोड़ी बहुत डेमोनिक एनर्जी चाहिए, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं इस कंपटीशन से क्विट कर जाऊंगी और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। इस पर वांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इनमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर जाओजिंग को गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम मेरे कितने अटैक को सरवाइव कर सकते हो। इसके बाद वो अपने 9 टर्न इमोर्टल रिफाइनरी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही वांगलिन भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देख सिस्टर जाओजिंग हैरान हो गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि सिर्फ 3 दिन पहले ही तो मैंने इस लड़के को यह टेक्निक दी थी, आखिर यह इतनी जल्दी से इस टेक्निक को मास्टर कैसे कर सकता है। मगर फिर भी मिस जाओजिंग वांगलिन से कहती है कि तुम्हारी इस टेक्निक में अभी भी 3 सर्कल्स हैं, इसलिए तुम्हारी यह टेक्निक मेरे सामने यूजलेस है। वही हम देखते हैं कि एल्डरसन की डोमेन का नाम असल में वे ऑफ डेस्टिनी है। उसे अपनी वे ऑफ डेस्टिनी डोमेन की मैचिंग का एक डोमेन चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी की मदद से वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके 3rd कंपटीशन स्टेप में पहुंच सकता है, वरना अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो पिछले 3000 ईयर से इस कल्टीवेशन लेवल में स्टक है। इवन की आल्सर अपने मन में कह रहा था कि मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वांगलिन मेरे लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ लेगा। अब हम आगे देखते हैं कि अब इसकी वजह से वो आसानी के साथ मिस जाओजिंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ वो मिस जाओजिंग से कह रहा था कि बताओ क्या तुम्हें अभी भी लड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसानी के साथ मिस जाओजिंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है और कहता है कि बताओ क्या अभी भी तुम्हें फाइट करनी है। जिस पर जाओजिंग, वैसे तो सिस्टर जाओजिंग को इस टाइटल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे समझ आ गया था कि वांगलिन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो जवाब देते हुए कहती है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। नहीं, मुझे नहीं लड़ना, मैं हार मानती हूँ। और यह कहते हुए
सिस्टर जाओजिंग वापस अपनी पोजीशन पर चली गई थी, जो देखकर सारे के सारे डिसाइपल आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि एक नई डिसाइपल ने तो सिस्टर जाओजिंग को हरा दिया और चाइल्ड ऑफ फैमिलीज फेस सेट की पोजीशन को भी हासिल कर लिया। हमें तो इससे काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही है। यहाँ पर जब यह सब चल रहा था कि अचानक से हम देखते हैं कि एक आदमी सैनिक बूम के साथ तेजी से मूव करते हुए यहाँ एरिना में लैंड करता है, जिसके लैंडिंग का प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि वांग लिन उस प्रेशर को महसूस करते हुए कहता है कि यह कल्टीवेटर कम से कम एसेंडेंट लेवल के मिड स्टेज का लग रहा है। आखिर ये आदमी कौन है? अब इसके बाद वह जब एरिना में से दूर हटा तो हमें जानने को मिलता है कि वो सीनियर ब्रदर चिटाऊ है, जो कहते हुए मास्टर को ग्रीट करने लगा। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर चिटाऊ को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। इवन की भाई भी अपने मन में कह रहा था कि सनमून से पहले चिटाऊ ही यहाँ चाइल्ड ऑफ फैमिली फेस सेट था। उसकी यह पोजीशन सनमून ने उसे हराकर उससे ली थी। चिटाऊ भी सनियन काफी ज्यादा इज्जत करता था, जिसके बाद वो अपने हेवली फेस सेट को छोड़कर कल्टीवेशन करने के लिए दूर चला गया और आज के दिन वो वापस लौटा है। अब हम देखते हैं कि आल्सर भी उसे यहाँ देख काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। साथ ही चिटाऊ माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं इतनी देरी के साथ आना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन को जल्दी अटेंड करने के लिए आने वाला था, लेकिन रास्ते में ब्लैक किंग स्टोर के पास से गुजरते हुए एक ट्रेजर पर मेरी नजर पड़ गई थी, जो कि मैं आपके लिए गिफ्ट के तौर पर लाना चाहता था और उसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जो सुनकर आल्सर भी उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो? यह सुनकर चिटाऊ ने अपने फौरन ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके बारे में चिटाऊ कह रहा था कि इस ट्रेजर के लिए 3 सुपीरियर ग्रेड के एशिएंट बीस्ट आपस में फाइट कर रहे थे। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि जरूर यह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर होगा, इसलिए मास्टर यह मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में नॉलेज रखते होंगे और मुझे भी बता देंगे। जिस पर आल्सरो फ्लाइट ट्रेजर लेते हुए जवाब देकर कहता है कि इसे 7 कलर का ग्रेज फ्लावर ट्रेजर कहते हैं, जिसके सिर्फ फूट बनने के लिए ही 10 ईयर्स का वक्त लगता है। इसके एक पत्ते को खिलने के लिए 100 ईयर्स भी लगते हैं। हर पत्ते में से लाइट एनर्जी निकलने के लिए कम से कम 1000 ईयर लगते हैं। साथ ही यह पूरी तरीके से खिलने के लिए 10,000 ईयर्स का टाइम लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक कल्टीवेशन अलायंस के हेवन एंड अर्थ ट्रेजर लिस्ट में से भी कम 93 रैंक पर आता है। वह कहता है कि एल्डरसन मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जिस पर एल्डरसन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, यह 7 कलर ग्लेस फ्लावर लेजर ही है। आपके डिसाइपल की नजर की तो दास देनी होगी, जो उसने इतनी कीमती ट्रेजर इस तरह से पहचान लिया। आल्सर भी संसो की बात सुनते हुए चिटाऊ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे मास्टर को यह गिफ्ट अच्छा लगा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योंकि फुल पोटेंशियल एक्टिवेट करने वाला टोटल 9 सर्कल एक्टिवेट होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर जाओजिंग भी अपने मन में कह रही थी कि इस 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक को सिर्फ कोई अटेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर ही फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट करने पर इसके टोटल 9 सर्कल एक्टिवेट होंगे, जिसके बाद यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और चटायू बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। यहाँ पर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को हिट करके पीछे की तरफ ढकेल देता है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए क्यूगेंटली वांग लिन से कह रहा था कि तुम इस मामूली कल्टीवेशन के साथ मेरे 7 जूनियर ब्रदर्स कभी बन सकते हो। यह कहते हुए चिटाऊ ने अपने फाइनल गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को एक ही स्ट्राइक में टेक डाउन करने की कोशिश की, जो अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होती है। इस एसेंडेंट लेवल की टेक्निक को ब्लॉक करना किसी नॉर्मल बंदे के काम का नहीं था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन चालाकी करते हुए अपनी डिस्प्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन 5 ड्रैग्स को टेलीपोर्ट करके उल्टा चटायू पर ही थ्रो कर दिया था, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वांग लिन कितना ज्यादा होशियार है। वैसे तो वांग लिन अब तक हार मान चुका था, लेकिन क्योंकि चटायू इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, इसलिए वांग लिन हार नहीं मान रहा था। इवन यह जानते हुए कि वो एसेंडेंट लेवल के मिड स्टेज का कल्टीवेटर है। यहाँ पर चटायू जब तक अपनी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब तक हम देखते हैं कि वांग लिन ने फौरन से वहाँ पर अपने गॉड शूटिंग वेरिएट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर चिटाऊ गुस्सा होते हुए कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम अपने बिस्ट के साथ मिलकर मेरे साथ खेलना चाहते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिस्ट इस पर हमला कर दिया था, मगर अभी यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि वो बिस्ट पहले ही गुस्सा हो चुका था और वो अटैक यहाँ चटायू को हिट करते हुए पीछे की तरफ ढकेल लेता है। अल्सर तो यह देखकर
मुस्कुराने लगा था, जबकि चटायु जिसके मुंह से खून निकल रहा था वो भी यह देखकर खुश होते हुए कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि चटायु अपने वीप को लेकर वोंगलिन के सिल्वर हन थंडर बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वोंगलिन अपने मन में कह रहा था कि अभी तक तो मैंने गॉड शूटिंग वेरिएंट को सिर्फ 6 सील को एक्टिवेट किया है, अगर इसके बाकी 5 सील को भी एक्टिवेट कर लूं तो मैं यह सोच रहा हूं कि आखिर ये गॉड शूटिंग वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि चैट जो कि उस टेरिफाइंग सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि तुमने इतने टेरिफाइंग बीस्ट को अपना गुलाम बना लिया है, तो तुम अगर मेरे 7 जूनियर ब्रदर्स बनने के काबिल हो। यह सुनकर वोंगलिन जवाब देते हुए कहता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं टेस्ट तुम्हारा ले रहा हूँ कि क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर्स बनने के काबिल हो या नहीं। जो सुनकर वो अब चटायु भी सीरियस हो गया था, जवाब देते हुए कहता है कि बेशक इस फियर्स बीस्ट का मुकाबला करना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अभी तक तुम मुझे जानते नहीं। और यह कहते हुए वो अपनी स्वीप का इस्तेमाल करते हुए उस सिल्वर हन थंडर बीस्ट को जकड़ लेता है। साथ ही साथ उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक तरफ पर ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद चटायु तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से वोंगलिन के पीछे आगे जाता है। साथ ही साथ वोंगलिन से कह रहा था कि तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या क्वालिफाइड हूँ, तो अगर हिम्मत है तो मेरी इस पॉम अटैक को रोक कर दिखाओ। जो कहते ही चटायु ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ वोंगलिन भी अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को खुद के ब्रेसलेट के अंदर रखते हुए पीछे की तरफ पलट जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही हिम्मत है। जो कहते हुए वोंगलिन मास्टर सीटन के सिखाई हुई 3 डिसाइफर किलिंग एबिलिटी में से 3rd येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, इवन जानते हुए कि मास्टर सी हु ने उसे वार्न भी किया था कि जब तक तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक इस टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश मत करना। इसकी वजह से तुम्हें बैकलेस झेलने को मिलेगा। सिर्फ एसेंडेंट लेवल पर प्रमोट होने के बाद ही तुम इस टेक्निक को बिना किसी बैकलेस के एक्टिवेट कर पाओगे। मगर फिलहाल बात ईगो पर आ चुकी, इसलिए वोंगलिन इस बात की परवाह नहीं करता है। वो फौरन से येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इस फिंगर टेक्निक को देखकर वो अल्सर भी सरप्राइज हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये टेक्निक जानी पहचानी लग रही है। कई अरसे पहले शायद मेरा सामना एक पागल इंसान से हुआ था जिसने भी सेम यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। शायद अल्सर का भी मुकाबला मास्टर सीट नाम से हुआ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वोंगलिन सिर्फ अकेले इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इस टेक्निक के साथ साथ अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर भी एक्टिवेट करके उसे इस टेक्निक से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यह टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो आसानी के साथ चटायु के उस पॉम अटैक को पेनिट्रेट करके निकल जाती है। साथ ही साथ वोंगलिन ने डिस्प्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक के डायरेक्शन को भी बदल दिया था और यह सीधा जाकर चटायु को अटैक कर देता है। चटायु तो उस टेक्निक को रोकने की अपनी पूरी जान लगा देता है, फिर भी उसके पसीने छूटने लगते हैं। बाकी के सब लोग यह देखकर सरप्राइज होते हुए अपने मन में यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज का कल्टीवेटर एसेंडेंट लेवल के मिड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ इस हद तक कैसे मुकाबला कर सकता है। अब यहाँ पर इस टेक्निक को रोकते रोकते एरिना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बैकलेस की वजह से वोंगलिन भी ढकेलता हुआ पीछे की तरफ आ गया था। साथ ही साथ वो खून की उल्टियां करने लगा था, मगर साथ ही साथ वोंगलिन जानता रहा कि वो इससे आगे फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि यही सही मौका है कि वो फौरन पीछे की तरफ पलटकर आल्सर से कहने लगता है कि मैं हार मानता हूँ। जो सुनकर वो आल्सर मुस्कुराने लगा था। दूसरी तरफ जख्मी चटायु भी यहाँ और धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि वोंगलिन जब तुम एसेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुँच जाओ तो अगली बार हम फाइट जरूर करेंगे। यहाँ पर आल्सर उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मनी रखो। साथ ही साथ चटायु तुम इस कंपटीशन को जीत चुके हो, इसलिए तुम मेरे 7 चाइल्ड ऑफ फैमिली फेस सेट पोजीशन के हकदार हो। वह कहते हुए एक पर्पल कलर का स्टार क्रिस्टल उसके हवाले कर दिया था। साथ ही साथ वो उसे बताते हैं कि तुम पहली दफा चाइल्ड ऑफ फैमिली फेस सेट नहीं बने, इसलिए पहले ही तुम्हें बाकी के सारे रूल्स और इन्फेशन के बारे में मालूम होगा। दूसरी तरफ पीछे मौजूद वोंगलिन अपने मन में कह रहा था कि इस चाइल्ड ऑफ फैमिली फेस सेट की पोजीशन के पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी मिस्ट्री है। जब तक मुझे उस मिस्ट्री का मालूम नहीं पड़ता मैं यह टाइटल हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि वोंगलिन ने हार मान लिया था। साथ ही साथ वोंगलिन अपने मन में कह रहा था कि यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो चटायु लास्ट मौके पर यहाँ पहुँच गया। उसके एसेंडेंट लेवल पर होने की वजह से कोई भी मुझ पर शक नहीं कर सकता है कि
मैंने खुद हार मान ली। इस तरह ना तो आल्सर का मुझ पर शक करेगा और ना मैं चाइल्ड ऑफ हेवली फेसेंट बना रहा हूँ। यहाँ वांग लिन जब यह सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आल्सर ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कह दिया था कि इसी के साथ यह जश्न यहीं पर खत्म होता है और सब लोग अपनी बाकी के जश्न को खुद एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ वो वांग लिन से कहने लगता है, वांग लिन मुझे फॉलो करते हुए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक फॉरबिडन डिवाइन एबिलिटी और साथ ही साथ एक लाइफ सेविंग ट्रेजर देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा दिल जीत लिया है और अब से तुम भी हेवनली फेस सेंट के एक ट्रू डिसाइपल हो। जो सुनकर वांग लिन यहाँ पर आल्सर का शुक्रिया अदा करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर आल्सर वांग यू को अपने साथ कहीं पर लेकर आ गया था, जिस जगह को ब्लैक एंड व्हाइट ट्री पीक कहा जाता है। यहाँ पर 3 माउंटेन है, जिन माउंटेन की तरफ देखते हुए आल्सर वांग यू से सवाल करते हुए कहता है कि वांग लिन इन तीनों माउंटेन को देखकर तुम्हें क्या समझ आया? जिस पर वांग लिन जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर कोल्ड एट्रीब्यूशन एनर्जी है, अगर मैं यहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे लिए दुगने फायदे हैं। इस पर आल्सर वांग लिन को जवाब देते हुए कहता है कि इसके अलावा आखिर तुम क्या समझे? जिस पर वांग लिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साइडों पर जो ब्लैक कलर के पिक्स हैं वो माउंटेन ज्यादा ठंडे नहीं, यानी कि उन पर कोल्ड एनर्जी नहीं है। इस पर आल्सर कहता है कि और क्या समझे? जिस पर वांग लिन जवाब देते हुए कहता है कि सेंटर में जो व्हाइट पीक है उसके ऊपर लाइफ फॉर्म एंड लाइफ एनर्जी है। आल्सर अभी भी इन सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं हुआ था और वो वांग लिन से दोबारा से कहता है कि इसके अलावा तुम क्या समझे? जिस पर वांग लिन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अब ऑल मैं यही समझा कि साइडों पर जो ब्लैक कलर की पिक्स है वो असली नहीं है, वो फेक माउंटेन है, जबकि सेंटर वाला व्हाइट पीक ही सिर्फ असली माउंटेन है। यह सुनकर आल्साई ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो वांग लिन को लेकर अपने साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही वो अपने मन में कह रहे थे कि यह लड़का वाकई में काफी बड़ा जीनियस है। एक तो इसकी लाइफ एंड डेथ डोमेन कमाल की है और दूसरी इसने सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर रहते हुए इसके बारे में मालूम कर लिया। यह 2 माउंटेन पिक्स नकली हैं, हालांकि बड़े बड़े कल्टीवेटर तक इसे सेंस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आल्सर जब यह सब सोचते हुए खुश हो रहा, दूसरी तरफ वांग लिन अपने मन में कहता है कि यह सब कुछ तो मैं एशिएंट गॉड सी की मेमोरी की वजह से जान पाया है, क्योंकि उन्होंने भी यही सेम फॉल्स एंड टू टेक्निक इस्तेमाल की थी अपने कुछ ट्रेजर्स बनाने के लिए। साथ ही साथ वांग लिन अपने मन में यह भी कह रहा था कि अच्छी बात तो यह है कि अभी तक आल्साई मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एशिएंट गॉड मेमोरी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ वांग लिन ने ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि आल्सर गायब हो गया था और वांग लिन को नीचे की तरफ उस व्हाइट माउंटेन पर छोड़ देता है। साथ ही साथ आल्सर वांग लिन से कहता है, मैं टेलीपोर्ट करके इस माउंटेन की चोटी पर पहुंच चुका हूं, जहां पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें यहां पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर आनी होगी, जो सीढ़ियां टोटल 100 हैं। क्या तुम उन सीढ़ियों को चढ़ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन सीढ़ियों को इमोर्टल शटरिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें की कोई भी कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ पार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वांग लिन अपने खुद को साबित किया तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहूंगा। जो सुनकर वांग लिन धीरे धीरे से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही इसी के साथ इस एपिसोड का अंत भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।